20। नंबर 3 पर आएगा आपका उत्तराखंड 345। नंबर 4 पर आएगा आप सिक्किम 220 और उसके बाद हिमाचल प्रदेश आएगा 200। इस रैंकिंग को जमाने का प्रश्न भी आ सकता है कि किन राज्यों से सीमाएं जुड़ी हैं, टोटल कितने हैं और उनका आपस में क्रम क्या है। ये चीन से जुड़ी सीमा की हमारी स्थिति है जो हमने कहा 3 हिस्सों में बटी हुई है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि चीन से जुड़ी सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो चीन से जुड़ी सीमा को, ठीक है, 2 नामों से जाना जाता है। अक्साई चीन क्षेत्र में इस सीमा को LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जबकि पूर्वी सेक्टर में, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाएगा, मैकमोहन लाइन कहा जाएगा। तो यहाँ ये वाला हिस्सा LOC का हिस्सा है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और ईस्टर्न सेक्टर का हिस्सा मैकमोहन लाइन का हिस्सा है। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पोजीशन इस ढंग से भी कुछ जगह नाम आते हैं, पर आप LOC प्लस मैकमोहन इन 2 नामों से चाइनीज सीमा को बता सकते हैं। तो अब हम तीसरे हिस्से पर चल के बात करते हैं कि भाई चीन से जुड़ी सीमा से जुड़े सुरक्षा चुनौतियां क्यों हैं और कैसे हैं। ठीक है, चैलेंजेस, व्हाई एंड हाउ। चीन से जुड़ी सीमा से की चुनौतियां क्या हैं। तो यहाँ पर आपको IR में जो मैंने आपको राज्य कारक में इंडो चाइना हॉस्टिलिटी बताई है, शत्रुता बताई है, वो बताना है। एशियाई वर्चस्व की लड़ाई हो, या आप ये कह सकते हैं सीमाओं की अपरिभाषा हो, ऐतिहासिक शत्रुता हो, अमेरिका की नीति हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, एनसाइक्लिंग चाइना पॉलिसी हो, कुल मिलाकर चाइना के साथ भारत के संबंध मधुर नहीं है, पाकिस्तान एंगल हो, ये 4-5 हिस्से आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये भी कहेंगे कि ये इनके साथ जो सीमा है उस सीमा का स्वीकरण नहीं है, वो सीमाएं सबसे ज़्यादा क्या है, विवादित हैं। चीन का ये कहना है कि जो सीमाएं हैं वो स्वतंत्र भारत और चाइना के बीच तय नहीं की गई हैं, ये पुराने राजाओं की और शासकों की सीमाएं हैं जिनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो डोगरा राजाओं की सीमाओं का उल्लेख देते हैं, वो मैकमोहन लाइन का उल्लेख देते हैं और उसको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि रियल जो कंट्रोल लाइन है उसका प्रमाणीकरण और स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, इसलिए हम इन सीमाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस यही कारण है कि चीन द्वारा समय समय पर भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है। इस अतिक्रमण में 2 क्षेत्रों पर तो चीन ने कब्जा ही कर लिया है, जो अरुणाचल प्रदेश में है और अक्साई चीन में है। इसके अलावा चीन के लोग घूमते टहलते कई जगहों पर आ जाते हैं, जिनके कारण संकट पैदा होता है। 2-3 उदाहरण सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, यहाँ पेंगोंग लेक का इलाका है, पेंगोंग झील। वैसे ही ये झील 70% चाइना में है। ठीक है, लद्दाख में सबसे सुंदर झील याद नहीं हो तो 3 इडियट की शूटिंग जहाँ आखिरी में होती है वो पेंगोंग लेक है। तो उस पेंगोंग लेक के 70% हिस्से पर वैसे ही चाइना है, बाकी चीन के सैनिक उसका अतिक्रमण समय समय पर करते रहते हैं। अभी 2 वर्ष पूर्व ही वो पेंगोंग लेक पर 6 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। पेंगोंग लेक के अलावा दूसरा इलाका सिक्किम का है। एक्चुअली हुआ ये कि 1890 में भारत चीन समझौते के तहत, चीन उस समय ताकतवर नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकतवर थी, सिक्किम को भारत संरक्षित राज्य बना दिया गया और बाद में फिर 1975 में उसे विशेष राज्य का दर्जा देकर 1976 में 35th और 36th संविधान संशोधन, इफ आई एम करेक्ट, इनसे भारत का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया, जिसमें सिक्किम के चोग्याल जो शासक थे उनकी स्वीकृति भी शामिल थी। चीन कभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि चीन तो एक ड्रैगन की तरह है। और चीनी भू राजनीति में ये कहते हैं, एक विद्वान हुए थे भू राजनीति में रेंडजेल, और रेंडजेल ने कहा था कि राज्य एक जीवित प्राणी की तरह होता है और राज्य सोता है, जागता है, जीता है, मरता है और खाता भी है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या खाता है तो उन्होंने कहा वो पड़ोसी राज्य का भक्षण करता है। चीन रेंडजेल के इस विचार को जीता है और इसी चक्कर में उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। वही चीन है जिसने मकाऊ खा गया, जिसने हांगकांग खा गया, जो ताइवान इसलिए नहीं खा पाया क्योंकि अमेरिका ने परमाणु बम रखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो साउथ चाइना सी के आइलैंड खा गया, वो जापान सी के आइलैंड्स पर अपना नियंत्रण दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि चाइना उस ड्रैगन नाम जो है उसको चरितार्थ करता नजर आ रहा है। और इसी क्रम में उसने तिब्बत का भक्षण किया, और तिब्बत जो कि एक स्वतंत्र देश होना था, आज चीन का गुलाम या उपनिवेश के तौर पर है, और चीन ने उसका टोटल इंटीग्रेशन अपने अंदर कर लिया है। इसी क्रम में चीन ने लंबे समय तक सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी, और फिर कभी कभी जब नाथुला दर्रे से व्यापार उसने शुरू किया तो उसने मान्यता दी भी, लेकिन ये मान्यता औपचारिक नहीं थी। नाथुला दर्रे से व्यापार एक संकेत था कि चीन इसे भारत का हिस्सा मानता है, लेकिन जब भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत चीन के संबंध कड़वे होते हैं तो चीन अपने नक्शे से सिक्किम को, यानी भारत के नक्शे से सिक्किम को हटा देता है, अरुणाचल प्रदेश के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है। तो आप ये समझ के देखिए कि चीन द्वारा जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर चीन की गतिविधियां बहुत फ्रेंडली नहीं है। और इसी क्रम में मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अब से पिछले साल डोकलाम इंसिडेंट हुआ था, जहां डोकलाम क्षेत्र में चीन ने नियंत्रण कर लिया था और लंबे समय तक यहाँ डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं डटी रहीं और युद्ध की स्थितियां बन गई थी।
और इन स्थितियों को फिर धीरे से डाइल्यूट किया गया था, डाइल्यूट मतलब शांत किया गया था। ठीक, इसी सिक्किम क्षेत्र में, मैं सिक्किम को फिर से अब थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, देखिए। तो यदि ये सिक्किम है, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक पास है, ठीक है, इस पास का नाम है नाथुला और इस पास का नाम है नाकुला। पहली चीज तो याद रखिएगा, नाथुला और नाकुला एक नहीं है, नाथुला और नाकुला ये नेपाल है आपका, अलग अलग है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इस नाथुला पास को लेकर, ये नाथुला पास बहुत इंपॉर्टेंट पास है, भारत चीन के बीच लंबे समय तक विवाद चला। इनफैक्ट 1967 में तो यहाँ पर एक अघोषित युद्ध ही हुआ था जो भारतीय इतिहास में बताया नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने किताबें लिखी हैं जिसपे उन्होंने कहा है, ठीक, अनसंग विक्ट्री ओवर चाइना, मतलब चीन को हमने एक बार युद्ध में हराया लेकिन हमारे इतिहास में उसको दर्ज नहीं कराया गया। तो युद्ध कई दिनों तक चला था, बड़े युद्ध की स्थितियां आ गई थी और चीनी सेना को यहाँ पीछे हटना पड़ा था। तो सिक्किम ही वो इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने 2 बार चीनी सेना को पीछे किया है, एक 1967 नाथुला रीजन में, ठीक है, और दूसरा हमने अभी बताया था कौन से रीजन में, डोकलाम रीजन में। तो एक 1967 का वो है और दूसरा कौन सा एरिया है, डोकलाम एरिया है। इन दोनों एरियाज में हमने चाइना की सेना को पीछे जाने के लिए क्या किया है, मजबूर किया है। तो नाथुला नाकुला अलग अलग है। नाथुला हमने आपको बताया कि भारत चीन व्यापार मार्ग के तौर पर जाना जाता है और यहीं से होकर अब एक मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी बनाया गया है। कैलाश मानसरोवर के अब 2 मार्ग हैं, एक लेटेस्ट लिपुलेख से होकर जो हमने और अभी बेहतर किया है और दूसरा ये लंबा मार्ग है, सड़क मार्ग है। इन 2 मार्गों से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा हो सकती है। नाकुला पास जो है ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर पे है और इस नाकुला पास पर अभी इस दौरान जब कोविड संकट चल रहा है तब ये खबर आई है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक स्टैंड ऑफ फेस ऑफ हुआ है। लगभग 150 सोल्जर्स दोनों तरफ के इस युद्ध में शामिल हुए हैं और दोनों तरफ के कुछ सोल्जर्स घायल भी हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चाइनीज सोल्जर्स की संख्या 10+ है और इंडियन सोल्जर्स अंडर 5 हैं जो घायल हुए हैं, यानी चाइनीज को नुकसान ज़्यादा हुआ है। लेकिन इंडियन मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग बहुत लिमिटेड है। इंटरनेशनल मीडिया में रूस का मीडिया है, अमेरिका का मीडिया है, यहाँ पर इस बात की रिपोर्टिंग जरूर हुई है कि भारत चाइना के बीच एक फेस ऑफ हो रहा है इस दौर में। ठीक है, डोमेस्टिक मीडिया इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है, इसके अपने अपने कारण हो सकते हैं। एक, वो नहीं चाहते कि वैसे ही पैनिक में जी रही जनता को चाइना के साथ लड़ाई का पैनिक समझ में आए। दूसरा, ये कोई नई घटना नहीं है। डोकलाम में हम पिछले साल लगभग कई महीनों तक दोनों सेनाओं का फेस ऑफ देख चुके थे, तो ये कोई नई घटना नहीं है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत होगी कि चाइना द्वारा ये जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है पिछले 1-2 सालों से, इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो चाइना का यही है कि भारत पे सीपा में ना शामिल होने से वो नाराज है और वो भारत पर अलग अलग तरीकों से दबाव बनाते हुए ये साबित करना चाहता है कि आप हमारे सिल्क रूट वाला जो हिस्सा है या हमारा जो सिल्क कॉरिडोर है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं जब दुनिया के सारे देश जुड़ रहे हैं, जिससे चाइना यूरोप तक सड़क बना रहा है या इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो एक तो उससे नाराज है। दूसरा, वो भारत अमेरिका की बढ़ती निकटता से नाराज है क्योंकि वो कह रहा है कि अमेरिका इनसर्कलिंग चाइना के तहत भारत को यूज कर रहा है। तीसरे स्तर पर यदि देखा जाए तो चाइना की ये भी नीति है कि वो कश्मीर जैसे मामलों में, पाकिस्तान जैसे मामलों में भारत की नीति या कठोर नीति से बहुत खुश नहीं है। लेकिन चाइना हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिक्कत ये है कि चाइना ने ये एग्रेशन कोविड के समय इसलिए लाया है क्योंकि अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है या कुछ जो ताकतवर देश हैं वो चाइना की आलोचना कर रहे हैं कि ये कोविड संकट के लिए चाइना जिम्मेदार है। अब चाइना भारत में एक तरीके से क्या कहेंगे, पूर्वगामी दबाव बना लेना चाहता है कि कहीं भारत भी आलोचना करने वाले देशों में शामिल ना हो जाए। अभी तक चीन की घोर आलोचना करने वाले में 2 देश हैं जिन्होंने कहा था परिणाम भुगतने होंगे, एक है आपका अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर एशिया में एक क्वाड्रेंगल काम करता है, यानी 4 देशों का समूह काम करता है जो चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक समूह के तौर पर है। एशिया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर इसमें शामिल है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब 2 देशों ने आलोचना की है, 2 देशों ने आलोचना नहीं की है, तो बचे हुए 2 देश भी कहीं चाइना के खिलाफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े ना हो जाएं, इसलिए चाइना ने इस समय दोनों देशों के खिलाफ एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसके तहत उन्होंने अभी अभी जापान के सेनकोकू आइलैंड पर, जापान सी में एक आइलैंड है, उस पर ऐसा ही हमला किया है और यहाँ पर हमारे यहाँ नाकुला पास पर उन्होंने हमला किया है। तो इसे चीन के सोचो समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो ये जो कोविड संकट है उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से अपने आप को रोकना चाहता है, यानी देशों पर दबाव बनाना चाहता है। हालांकि भारत ने भी पिछले कुछ समय से चीन की इस आक्रामक नीति का जवाब शांति से नहीं, आक्रामकता से ही दिया है। भले ही चीनी प्रीमियर हमारे यहाँ आकर झूला झूल के गए हों, नदी में सैर करके गए हों, लेकिन उस दौरान जब ऐसा हो रहा था तब पेंगोंग लेक पर हमारा जवाब तगड़ा था। डोकलाम बहुत ताकतवर जवाब था जहां पर हमारी सेना ने लगातार डटे रहते हुए चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लेकिन सबसे एग्रेसिव स्ट्रैटेजी जो हमारे द्वारा अपनाई जा रही है वो है सिक्किम में डेवलपमेंटल वर्क, जहां हम गैंगटॉक में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बना रहे हैं,
और मैंने नॉर्थ ईस्ट पे चर्चा करते हुए बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो हम फिनोमिनल डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हैं उनसे चाइना बहुत चिंतित है, व्यथित है। चाहे वो अरुणाचल की सीमा पर फ्रंटियर हाईवे का निर्माण हो और उस फ्रंटियर हाईवे को जोड़ता हुआ एक स्टेट हाईवे बनाया गया हो, चाहे वहाँ पर बनाए जा रहे ब्रिजेस हों। नरेंद्र मोदी जी की 2019 की यात्रा और अमित शाह जी ने जो 2020 में यात्रा करके वहाँ पर 40,000 50,000 करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स घोषित किए हैं, ताजू एयरपोर्ट के निर्माण की बात की है, या जो तवांग रीजन है और जो जिसको चीन अपना हिस्सा मानता है वहाँ पर जो डेवलपमेंटल वर्क्स किए हैं, चाइना ने उसका कठोरता से जवाब दिया है। लेकिन हमने भी ये बता दिया है कि अब हम किसी समझौता करने के मूड में नहीं हैं। तो इस आक्रामक नीति का जवाब भारत भी आक्रामकता से दे रहा है। ऐसे में सीमाओं पर तनाव बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। अब इस तनाव को दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट कैसे डाइल्यूट करते हैं और इस दौर में कैसे उसके प्रति शांति की स्थिति रखते हैं, ये देखना होगा। याद रखिएगा, भारत ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर बल्कि लद्दाख क्षेत्र में भी बहुत आक्रामक रणनीति अपनाई है। लद्दाख क्षेत्र में यदि आप जानते होंगे तो वहाँ पर हमने ब्रिजेस का निर्माण किया है, पुलों का निर्माण किया है। ठीक, तो इसके अंतर्गत आप असम अरुणाचल को जोड़ने वाला धोला सादिया पुल बता सकते हैं, जिससे दोनों के बीच की दूरी लगभग 165 किलोमीटर कम हो गई है असम अरुणाचल की। कौन सा पुल है? धोला सादिया पुल। लगभग 9.2 किलोमीटर लंबाई का ये पुल है। ये बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पुल है यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर जो पुल बनाया गया है उसका नाम है चेवांग रिनसेन सेतु। अब यहाँ याद रखिएगा, कर्नल चेवांग जो थे, ठीक है, कर्नल चेवांग जो थे ये, या चेवांग रिनसेन जो थे, वो लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा वैली से जुड़े हुए थे और इन्होंने लेह और परतापुर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्हें लद्दाख का शेर कहा जाता है, जिनका नाम है कर्नल चेवांग रिंचे। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो चेवांग रिनसेन के नाम से सेतु बना है, ये लद्दाख के दुर्बुक को यहाँ पर याद रखिएगा, दौलत बेग ओल्डी, गोल्डी नहीं ओल्डी, तो दुर्बुक को दौलत बेग ओल्डी नामक क्षेत्र से जोड़ने वाला पुल है, जो लद्दाख क्षेत्र में भारत की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। इस पुल के बन जाने के बाद न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि वहां तक सेना पहुंचाना, रसद पहुंचाना, ये सारी चीजें भी बहुत आसानी से की जा सकेंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा अभी जब पेंडेमिक बढ़ा था तब भारत सरकार ने कुछ ही समय पहले चीन से होने वाले सामानों के आयात पर, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा की जरूरत थी, डंपिंग वगैरह चीन ज्यादा करता था, तो चीन, आपने देखा होगा थोड़े समय पहले भारतीय बैंकों में निवेश कर रहा था। HDFC के में कुछ निवेश चीन के द्वारा किया गया था। तो कहीं कोविड संकट के दौर में जब कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, तब चीनी कंपनियां आकर भारत में नियंत्रण ना कर लें, तो निवेश को हर सरकार, चीन बाहरी निवेश को सरकारी नजर से गुजारा जाएगा, ऐसा निर्णय अभी कोविड पेंडेमिक के दौरान सरकार ने लिया है। तो ये भी सरकार के द्वारा लिया जा रहा आक्रामक निर्णय ही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये बोलिए कि चीनी सीमा के संदर्भ में चीन की जो आक्रामक नीति है उसका जवाब भी हम आक्रामकता से दे रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षात्मक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर और विकासात्मक स्तर पर हम अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षात्मक स्तर पर फिर से 3 लेवल हो जाएंगे। आप ये समझिए कि चीन की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को दी गई है, जो लगभग अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा के कार्य को करता है। इसके अलावा यहाँ तैनाती को बढ़ाने का कार्य हो, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का कार्य हो, वेपनाइजेशन का कार्य हो, दुर्गम सीमाओं में ICT यानी सूचना तकनीक प्रणाली की मदद की बात हो, ये सारे काम भी हम सुरक्षात्मक संदर्भ में कर रहे हैं। विकासात्मक संदर्भ में आप ये देख रहे हैं कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही विस्तार किया जा रहा है, तो उसी को आप यहाँ बताएंगे। और रही बात कूटनीतिक संदर्भों की, तो भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन से बातचीत की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन चीन का रवैया कुछ ऐसा है कि बहुत समाधान मिलेगा नहीं। तो आप यही बोलिए कि भारत चीन सीमा सुरक्षा की चुनौतियों में हमें चीन की आक्रामकता का जवाब उसी आक्रामकता से देना होगा, तभी समाधान हो सकता है। और इसके अलावा हमें चीन से जुड़े क्षेत्रों में सामरिक विकास के कार्य निरंतर जारी रखने होंगे, चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो टनलों का विकास हो, जैसे रोहतांग टनल की बात की जा रही है, या फिर वहाँ पर पुलों का विकास हो, तभी हम इस चीन के साथ सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि कूटनीतिक प्रयासों से अभी समाधान की संभावनाएं बहुत सीमित नजर आती हैं। ठीक है, तो ये चीन की कहानी है। तो चाइना के बाद जो अगला देश हमको सीमा सुरक्षा के लिहाज से देखना है वो पाकिस्तान है। अब मैं पाकिस्तान के लिए अलग से नक्शा बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की स्थिति या सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ गंभीर हैं। हम लगातार बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के संदर्भ में ये समझाने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है, कि किस प्रकार पाकिस्तान से हमारी ऐतिहासिक शत्रुता सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बढ़ाती है। तो ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान से जुड़ी बाउंड्री में, ठीक है, यहाँ पर एक पीड़ा दिखाई देती है या एक समस्या दिखाई देती है। ये वाला इलाका सियाचिन का इलाका है, ठीक,
और यहाँ काराकोरम पास भी देखा जा सकता है, या काराकोरम दर्रा। ठीक है, अब देखिए जो पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर तय होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो सियाचिन वाली जगह है इसे एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन एजीपी का नाम दिया जाता है, यानी यहाँ पर हमने नियंत्रण करके रखा है और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन में ये चीज़ हमारे पास है। यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ये एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जिसके उधर वाला हिस्सा पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के तौर पर है, तो ये एलओसी का हिस्सा कहलाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और फिर जो है ये वाला हिस्सा जो है नीचे वाला हिस्सा ये रेड क्लिफ लाइन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे तीन हिस्से हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन, दूसरा एलओसी और तीसरा क्या है, रेड क्लिफ लाइन। और इन तीन स्तरों पर पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा को देखा जा सकता है। ये सीमा टोटल 3,323 किलोमीटर की मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। 3,323 किलोमीटर्स की ये सीमा है, और ये सीमा 4 राज्यों से जुड़ती है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी हो गया, पंजाब का क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान है ऊपर से नीचे लें तो, और चौथे लेवल पर गुजरात है। यदि इन में बंटवारे की बात की जाए तो सबसे बड़ी सीमा 1225 जम्मू कश्मीर के साथ है, लेवल 2 पर 1037 राजस्थान के साथ है, लेवल 3 पर हम बात करें तो 508 गुजरात के साथ है। तो सबसे लंबी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ, और सबसे छोटी सीमा यदि पूछी जाएगी, ठीक है, इनफैक्ट छोटी गुजरात ही होगी क्योंकि ये 553 है। तो 1225, 553, 1037, 508, तो सबसे बड़ी सीमा जम्मू कश्मीर और सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ है। इन 4 राज्यों को किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है, ये इन सामान्य तरीकों से बता सकते हैं। अब अगले लेवल पर यदि चर्चा की जाए कि भाई पाकिस्तान के साथ जो सीमा विवाद है या सीमा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां हैं क्यों हैं, तो फिर वही आप बॉर्डर की नेचर बता दीजिए, अपरिभाषित है, अस्पष्ट है, सजातीय है, छिद्रित है, ये सारी बातें। और दूसरे लेवल पर पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन बता दीजिए जो ऐतिहासिक रूप से कड़वे हैं, इन दोनों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और चुनौतियां कौन सी हैं, तो फिर वही कहानी बता दीजिए कि पाकिस्तान से आ रहा वाद है, पाकिस्तान से आ रही तस्करी है, फिर पीओके क्षेत्र में चलाए जा रहे आतंकी अड्डे हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में भेजे जा रहा ड्रग, आर्म्स और नकली नोट, इनकी ट्रैफिकिंग है। पाकिस्तान उन सारी सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देता है जिनकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से होने वाली सुरक्षा चुनौतियां बराबर भारत की सुरक्षा चुनौतियों के विविध स्वरूप, लेकिन उसमें सबसे गंभीर है सीमा पार आतंकवाद, जिसके कारण हमारी सीमाएं फ्रजाइल हो जाती हैं या जिसके कारण भारत में संकट पैदा होता है। तो मुद्दा यह है कि इसका समाधान के लिए क्या किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक सरक्रीक विवाद जो है कच्छ के क्षेत्र में, उस पर हमने बात की थी। एक दलदली क्षेत्र है जिसको लेकर भारत पाकिस्तान में विवाद है। भारत जलीय क्षेत्र के रूप में इसे पाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान इसे दलदली क्षेत्र बताते हुए इसके आधे हिस्से को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। वास्तव में भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के मूल में भारत पाकिस्तान की ऐतिहासिक शत्रुता है, और इस शत्रुता के कारण सीमाओं पर होने वाली हर घटना विवाद का रूप ले लेती है या सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देती है। और यही कारण है कि जिस सीमा के प्रबंधन के लिए, जिस सीमा की सुरक्षा के लिए हमने सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं, या जिस सीमा को हमने सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की है, वो पाकिस्तान से जुड़ी सीमा ही है। इस पाकिस्तान से जुड़ी सीमा के संदर्भ में, ठीक है, सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिए हमने अलग अलग प्रयास किए हैं, और सबसे बड़े प्रयास का नाम है CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में सीमाओं को 24/7 365 निगरानी से जोड़ने की योजना है, यानी लगातार निगरानी से जोड़ने की योजना है। इसे 5 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली का भी नाम दिया जाता है। 5 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली मतलब यहाँ 5 अलग अलग लेवल पर निगरानी करने की बात है। तो सामान्य निगरानी के अंतर्गत हम फ्लड लाइट्स एंड CCTV कैमरेज की बात करते हैं। लेवल 2 पर यहाँ पर थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन सेंसर रात में देखने की बात है। तो लेवल 1 हमने कहा यहाँ पर फ्लड लाइट CCTV कैमरेज हैं। लेवल 2 यहाँ थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन सेंसर की बात है। लेवल 3 के अंतर्गत यहाँ अंडरग्राउंड निगरानी सेंसर्स की बात की गई है। लेवल 4 पर लेज़र बैरियर्स को लाने की बात की गई है। तो लेज़र बैरियर्स के माध्यम से सुरक्षा की जाएगी, रोका जाएगा। ठीक है, और
लेवल 5 के स्तर पर तारबंदी जैसे उपाय जो होते हैं उनको भी अपनाने की बात की गई है। यानी यदि भारत पाकिस्तान की सीमा पर आप जाते हैं तो 5 स्तर पर अलग अलग तरीकों से आपको सुरक्षा प्रणालियों से गुजरना पड़ेगा, और इसलिए इस प्रणाली को कभी आई इन स्काई का भी नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ सैटेलाइट्स को भी यूज करने की बात है, सैटेलाइट से निगरानी की भी बात की गई है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जो सीमा सुरक्षा की प्रणाली बनाई गई है उसे ही वृहद समेकित सीमा प्रबंध प्रणाली, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है। ये माना जा रहा है कि इस प्रणाली के क्रियान्वित होने के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी, घुसपैठ की स्थितियां लगभग नगण्य होंगी, और सीमा की निगरानी यदि मैनलेस ज़्यादा होगी तो यहाँ पर होने वाले जो सैनिक शहीद होते हैं, अर्धसैन्य बल के लोग शहीद होते हैं, वो स्थितियाँ समाप्त हो जाएंगी। और ये जो प्रणाली है जिसे CIBMS कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत ही छोटी छोटी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिन योजनाओं के तहत सीमाओं पे नए तकनीकी कार्य किए जाते हैं। तो हमारे रक्षा मंत्री जी जो अभी हैं, पूर्व में गृह मंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि हम 2018 में ये बात कही गई थी कि हम भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या बना देंगे, फिलिस्तीन इजराइल की तर्ज पर एक स्मार्ट सीमा के रूप में परिवर्तित कर देंगे। इस स्मार्ट सीमा के रूप में परिवर्तित करने के लिए अलग अलग उपकरणों के प्रयोग की बात की गई, थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर, ऑप्टिकल फाइबर, रडार, सुनार जैसे सेंसर्स की बात की गई, और लेजर बैरियर के लिए स्लोवेनियम कंपनी का चयन किया गया। स्लोवेनियम कंपनी भारत की क्रोन कंपनी के साथ मिलकर एक कवच श्रृंखला का लेजर बैरियर बनाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। कवच श्रृंखला का लेजर बैरियर, लेजर बाड़ या लेजर गैजेट्स की बात की जा रही है। ठीक, कुल मिलाकर ये कहा गया कि हम जैसे फिलिस्तीन इजराइल की बॉर्डर पर है कि जवानों की हानि कम हो, वो सीमाओं का अतिक्रमण ना हो, घुसपैठ ना हो, या बॉर्डर पर जवानों के बीच तनाव ना हो, उनकी संख्या को घटाया जा सके, इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर ये स्मार्ट सीमा की परिकल्पना को लाया गया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, स्मार्ट बाउंड्री क्या है, स्मार्ट बाउंड्री के फायदे क्या हैं, इनको लाने में समस्याएं क्या हैं, ये सारी बातें आ सकती हैं। इसके अलावा जो नीचे गुजरात और राजस्थान की मिश्रित सीमा है, राजस्थान तक तो यही व्यवस्था विस्तारित होने वाली है, लेकिन आगे चलकर गुजरात में मिक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की गई है, जहां जवानों की तैनाती भी होगी, जहां फ्लड लाइट्स भी होंगे, जहां तारबंदी भी होगी, और जहां पर फिर सूचना तकनीक का प्रयोग भी किया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ये सबसे बड़ी प्रणाली है जिसको प्रयोग में लाया जा रहा है सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो ये आपके पाकिस्तान से जुड़ा मुद्दा होगा, या पाकिस्तान से जुड़ी सीमा सुरक्षा की बात होगी। तो भारत की जो चौथी बड़ी सीमा है, उस चौथी बड़ी सीमा को नेपाल की सीमा कहा जाता है। ये है आपकी नेपाल से जुड़ी सीमा, ठीक है। और नेपाल की जो सीमा है वो टोटल 1751 किलोमीटर की है, ये ध्यान रखिएगा। इस सीमा को ओपन बाउंड्री के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसका तकनीकी नाम फिर वही OZL है, ऑपरेटिंग जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। खुली का मतलब मैंने बताया था, जहां से बिना पासपोर्ट वीजा आवाजाही हो सकती है। और ये सीमा भी 5 स्टेट्स से जुड़ती है, और इन स्टेट्स को आप यहीं से देखने की कोशिश करें तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ये आपका यूपी हो जाएगा, ये आपका बिहार हो जाएगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ ये सीमा जुड़ती है। सबसे लंबी सीमा जो आपको मिलेगी वो बिहार के साथ मिलेगी, 729 किलोमीटर की बिहार के साथ। बिहार के बाद यूपी के साथ 560 किलोमीटर की सीमा शेयर होती है, तो बिहार 729, यूपी 560। तीसरे लेवल पर उत्तराखंड से 263 किलोमीटर की सीमा छुई जाती है। इसके बाद वेस्ट बंगाल 100 किलोमीटर और सिक्किम 99 किलोमीटर। अब इतनी माइन्यूटली आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, वरना सबसे लंबी और सबसे छोटी नेपाल के साथ सीमा जान लें। पर यूपीएससी इसी लेवल पर पूछता है, क्रम में जमाइए, तो आप क्रम में जमाते बनना चाहिए। पहले बिहार आएगा, उसके बाद यूपी आएगा, उसके बाद उत्तराखंड आएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद सिक्किम आएगा। तो ये नेपाल के साथ हमारी सीमा का प्रबंधन है। इस सीमा को रक्षा की जिम्मेदारी SSB को दी गई है, सशस्त्र सीमा बल नाम दिया जाता है। सशस्त्र सीमा बल, आई थिंक ये भी 60s में 1963 के दौरान, आगे हमारे बल के बारे में हमको एक टॉपिक में पूरा पढ़ना है, तो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा किया जाता है, जो लगभग 450 बॉर्डर आउटपोस्ट के माध्यम से नेपाल सीमा की सुरक्षा करता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हमसे बात की जाए और ये कहा जाए कि भाई नेपाल के साथ सीमा विवाद क्यों है, तो फिर वही 2 बातें आएंगी। नेपाल के साथ सीमा विवाद इसलिए है क्योंकि पहला, नेपाल के साथ सीमाओं की प्रकृति जो है वो विशिष्ट है। खुली सीमा सबसे बड़ा कारण है, इसके अलावा छिद्रित सीमा है, सजातीय सीमा है, दोनों तरफ एक जैसे लोग रहते हैं। ठीक, तो ये सारी सीमाएं, विवाद ना भी हो तो सीमाओं की प्रकृति है। दूसरी बात, नेपाल से जुड़े हमारे संबंध एक कारण बनते हैं।
समय समय पर जब जब नेपाल का एटीट्यूड प्रो चाइना हो जाता है तो हमारे साथ सीमा विवाद गहराने लगते हैं। जैसे हाल के दिनों में नेपाल की जो सत्ता है वो मार्क्सवादी सत्ता है, और नेपाल में जब भी मार्क्सवादियों माओवादियों का नियंत्रण हो जाता है तो वो प्रो चाइना एटीट्यूड दिखाता है और भारत के खिलाफ उसकी दृष्टि तिरछी हो जाती है, नाराज हो जाती है। तो ये एक कारण है। तीसरा कारण रिवर से जुड़ा है। गंगा नदी की कई सहायक नदियां जो हैं वो नेपाल से होकर आती हैं, तो नेपाल ये चाहता है कि हम ना सिर्फ उन नदियों पर डैम बनाएं बल्कि उन डैम को बनाने के बाद ज़्यादा फायदा नेपाल को दें। इसी से जुड़ा एक महाकाली विवाद है जो भारत नेपाल के बीच देखा जाता है। तो रिवर वाटर से जुड़ा विवाद भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में दो बड़े कारण जिनके कारण सीमा विवाद गहराने की संभावना है या सीमा विवाद लगातार गहरा रहा है, एक मधेशी समस्या है, ये लेटेस्ट विवाद है, और दूसरा लिपुलेख विवाद है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है। मधेशी शब्द यूज किया जाता है मिश्रित प्रजाति के लिए। तो भारतीय लंबे समय से नेपाल में जाकर बसते रहे हैं और ये माना जाता है कि नेपाल के दो हिस्से हैं, पहाड़ी और तराई। तो भारत की सीमा से जुड़ा जो इलाका है जहां नेपाल के बड़े बड़े शहर मिलते हैं, ये तराई रीजन है, और इस तराई रीजन में मधेशियों का प्रभुत्व है। जबकि ये जो हिली रीजन है, यहाँ पर विशुद्ध नेपाली लोग रहते हैं। मधेशी का मतलब है जो भारत और नेपाली की, भारतीय और नेपाली की मिक्स ब्रीड है, और ये भारतीय व्यापारियों ने वहां जाकर अपने आप को बसाया, वहां की स्त्रियों से विवाह किए, पुरुषों से विवाह किए, और ऐसी स्थितियों में मधेशी समुदाय नेपाल का सशक्त समुदाय बनकर उभरता है। अब कुछ समय पहले, यहाँ 2015 के लगभग की बात है, नेपाल में चुनावों के लिए परिसीमन किया गया। परिसीमन आप जानते होंगे, परिसीमन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया गया, और इस निर्धारण में नेपाल की सरकार ने जानबूझकर पहाड़ी क्षेत्रों को ज्यादा सीटें दी और तराई क्षेत्रों को कम सीटें दी। जबकि यदि डेमोग्राफिकली देखें, जनसंख्या के आधार पर देखें, तो ज्यादा सीटें मधेशी रीजन को मिलनी चाहिए थी, ना कि हिली रीजन को, क्योंकि वहां तो ज्यादा लोग रहते ही नहीं है। तो इसे नेपाल सरकार का एक सोचा समझा षड्यंत्र माना गया, ताकि नेपाल की राजनीति में भारतीयों का या भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व कम किया जा सके। इसे एक षड्यंत्र के तौर पर देखा गया, और इसी के विरोध में काठमांडू में मधेशी समुदाय ने, ठीक है, बड़ा प्रदर्शन भी किया, जिसे भारत से समर्थन भी मिला। तो वर्तमान में भारत नेपाल संबंधों में एक बड़ी बाधा ये परिसीमन से जुड़ा मुद्दा था, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों की सीटें बढ़ाई गई थी। जो लेटेस्ट मुद्दा है वो अभी कुछ दिन पहले मतलब हफ्ते भर पहले का ही मुद्दा है। भारत सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान घोषणा की कि हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक मार्ग जो था उसे मजबूत बनाया है। जो दो मार्ग मैंने बताए, एक लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है यहाँ से, और दूसरा मार्ग जो जाता है, यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये नेपाल है आपका। तो यहाँ पर जो दर्रा है ये है लिपुलेख दर्रा, ठीक है। अब इस लिपुलेख दर्रे से होकर एक मार्ग जाता है, और दूसरा मार्ग हमने यहाँ पर सिक्किम में बनाया था, जो कौन से दर्रे से था, नाथुला दर्रे से। तो नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर ऐसे पहुंचते हैं, और यहाँ से कैलाश मानसरोवर ऐसे पहुंचते हैं। ये है कैलाश मानसरोवर। अब कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता सड़क मार्ग से बहुत प्रभावी रास्ता है। ये पर्वतीय रास्ता है, जिस रास्ते से जाने में 5 से 7 दिनों का समय कैलाश मानसरोवर पहुंचने में लगता था, जिसमें से लगभग 3 से 4 दिन यहाँ उत्तराखंड के क्षेत्र से लिपुलेख दर्रे, गढ़वाल रीजन है, वहां से लिपुलेख दर्रे तक पहुंचने में लगते थे। ये जो रोड है, ये वाली जो रोड है, ये रोड कच्ची रोड थी, जिसे भारत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक पक्की रोड के तौर पर बनाया है, ताकि लिपुलेख दर्रे तक हम सीधे प्रवेश कर लें, और उसके बाद यहाँ तिब्बत से तो कांच जैसी रोड बना दी उन लोगों ने, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो जाए। अब भारत और चीन दोनों इस मामले में, कैलाश मानसरोवर के मामले में असहमति पर आ गए, लेकिन नेपाल जो है वो लंबे समय से लिपुलेख दर्रे को, यानी जिस दर्रे से होकर ये रोड गुजर रही है, उसे भारतीय हिस्सा मानने से इनकार करता रहा है। नेपाल संज्ञान लेता है 1816 की संगोली की संधि का। पहले एंग्लो नेपाल वॉर के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल के शासक अमर बहादुर थापा के साथ एक संधि की थी, जिसे संगोली की संधि कहते थे, और इस संधि के तहत क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। उनका कहना है कि इस आदान प्रदान में लिपुलेख दर्रा जो है, उस लिपुलेख दर्रे का अधिकांश हिस्सा वो नेपाल को मिला था, और इसलिए इस दर्रे से रोड बनाना नेपाल की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। नेपाल यदि सामान्य विरोध जताता तो फिर भी स्वीकार्य हो जाता, लेकिन विडंबना यह है कि नेपाल ने ऑफिशियली फॉरेन मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर भारत के साथ विरोध को दर्ज करवाया है। यानी ये वो विरोध है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कंसीडर किया जाएगा, और इसीलिए ये भारत नेपाल संबंधों में भविष्य को लेकर एक नई चुनौती की स्थिति बन सकती है। और ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि नेपाल में इतनी हिम्मत इसलिए आ गई क्योंकि नेपाल की वर्तमान सरकार जो है वो मार्क्सवादी सरकार है, प्रो चाइना सरकार है, और इसलिए वो भारत के साथ हर छोटी बड़ी बात को बहुत कठोरता से उठाने के लिए तत्पर है। हालांकि भारत ने नेपाल के इस विरोध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, और भारत का तर्क भी यह है कि लिपुलेख दर्रे का वह हिस्सा जो सदैव भारत के पास रहा है,
उस हिस्से पर जो वेस्टर्न हिस्सा है वहां से रोड गुजरती है और यहाँ से पहले भी एक कच्ची रोड जाती थी, तो उस कच्ची रोड को पक्का कर दिया तो क्या विवाद है? आप पहले भी उस रोड के विरोध में नहीं थे, तो अभी इस रोड का विरोध करना सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, और इसलिए भारत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। हालांकि विरोध को जिस रूप में दर्शाया गया है वो एक संकट का विषय बन सकता है भारत नेपाल सीमा सुरक्षा के लिए, भारत नेपाल संबंधों के लिए। ये याद रखिएगा कि नेपाल से होकर भारत की सुरक्षा की चुनौतियां सदैव गंभीर रही हैं, जिसके पीछे खुली सीमा रही है। नेपाल के रास्ते चीन भारत में डंपिंग करता रहा है, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान आईएसआई के नेटवर्क को मजबूत करके भारत की सुरक्षा को चुनौतियां देता रहा है। नेपाल के चलते तस्करी भारत में हमेशा बड़े पैमाने पर होती रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये बड़े पैमाने पर होती रही है। ठीक, ये नेपाल बॉर्डर ही है जहां भारत के अपराधी हमेशा शरण लेते रहे हैं। भारत में कोई भी अपराध, गोरखपुर बेल्ट से लेकर आप बिहार बेल्ट तक देख लीजिए कि कोई भी अपराधी जो है वो अपराध कर नेपाल भाग जाता है, ये बात कही जाती है। तो भारतीय अपराधियों को नेपाल में हमेशा शरण मिलती रही है, ये चिंता का लगातार विषय है। इसके अलावा नेपाल में रह रहे भारतीय लोगों के मूल की सुरक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है। तो इन सारी चिंताओं का संज्ञान लेते हुए नेपाल से जुड़ी सीमा को सुरक्षित बनाए रखना, शांत बनाए रखना, प्रभावी बनाए रखना भारत की मजबूरी है। भारत ने अभी जो अपना जीपीएस सिस्टम यानी IRNSS सिस्टम बनाया है, उसमें जो पाकिस्तान के अलावा लगभग सभी देशों को उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर 8000 से ज़्यादा पिलर्स को आइडेंटिफाई करके उसे IRNSS की निगरानी के अंतर्गत लाया जाएगा या उसे प्रबंधित करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा से जो सशक्त बल हैं उनका नेपाल आर्मी के साथ सहयोग, ये सब बढ़ाने वाली बातें भी की जा रही हैं। लेकिन जब तक नेपाल में प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं आ जाती, मुझे ये डर है कि नेपाल के साथ भारत की सीमाएं भी असुरक्षित स्थिति में रहेंगी। तो इस बारे में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब भारत से जुड़ी 5वीं सीमा को देखने की कोशिश करते हैं, जिसे म्यांमार या बर्मा की सीमा कहा जाता है। म्यांमार या बर्मा की कहानी हमने कई तरीकों से सुनी होगी, लेकिन अब सीमाओं के संदर्भ में जब म्यांमार की बात की जाती है तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि म्यांमार के साथ हमारी 5वीं सबसे बड़ी सीमा लगती है, जो लगभग 1643 किलोमीटर की है। इस 1643 किलोमीटर की सीमा में 3 राज्य आते हैं, अनाम मिजो, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, और ये है मिजोरम। यदि इनको भी इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ 520, उसके बाद मिजोरम के साथ 510, उसके बाद मणिपुर के साथ 398, और उसके बाद नागालैंड के साथ आई थिंक जो बॉर्डर है वो 215 किलोमीटर की है। ये क्रम से जमाने आ सकता है। तो ये 4 राज्यों के साथ इनकी सीमाएं जुड़ती हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ जो सीमा है, ठीक है, उसे इंडो बर्मा बैरियर का नाम दिया जाता है। ठीक है, इंडो बर्मा बैरियर के तौर पर असम राइफल्स को भी जाना जाता है। तो ये जो सीमा है म्यांमार के साथ इंडो बर्मा बैरियर के तौर पर जानी जाती है। इस सीमा की प्रकृति ओपन बाउंड्री के साथ सजातीय बाउंड्री की, मतलब कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर खुली सीमा भी है, मुक्त आवाजाही क्षेत्र, फ्री मूवमेंट जोन भी है, ओपन बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है, अराकान योमा के साथ बनती है। पूर्ण खुली सीमा नहीं है, एक सीमित क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मुक्त आवाजाही है। सिर्फ 16 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जहां पर दोनों तरफ सजातीय रूप रहते हैं। इसके अलावा सजातीय होना, प्राकृतिक होना, और सबसे बड़ी चीज दुर्गम सीमाओं का होना जहां पर निगरानी कठिन है, ये बाउंड्री की प्रकृति है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, पूर्व व्यवस्था के तहत असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा था, और ब्रिटिशर्स ने इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसको दी रखी है उसका नाम है असम राइफल्स। ठीक, और असम राइफल्स यहाँ दोहरा काम करती है, रादर तिहरा काम करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी उसका पहला काम है, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ना उसका दूसरा काम है, और डेवलपमेंटल वर्क करना, सिविक एक्शन प्लान चलाना उसका तीसरा काम है। यानी